पाषाण काल को भी कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। एक एक करके देखिएगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा मतलब होता है पुराना, यानी सबसे पहले के समय को पूरा पाषाण काल कहते थे। उसके बाद जो एज आया मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। हमने आपको एक टेबल बना के दिया है, बहुत ही आसानी से आप सारे जो तीनों एजेज हैं स्टेज को अच्छे से समझ पाएंगे, तीनों के अंतर को समझेंगे कि किस समय में क्या हो रहा था। सबसे पहले हम इनके समय नमस्कार, आपके अपने चैनल एडुपास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का वीडियो लेके आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। हिस्ट्री का जो पोर्शन है आपके एग्ज़ाम में एक बहुत ही नंबर उठाने वाला पोर्शन होता है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो 100 में करीब इसका जो परसेंटेज रहता है 10 से 20 क्वेश्चन आना तय है, चाहे वो बीपीएससी के एग्ज़ाम हो, अन्य एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, किसी में भी। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। सबसे पहले हम इतिहास को देखते हैं कि इतिहास को अपने बांटा किस आधार पे गया है। उससे पहले हम देखते हैं कि अपना जो भारत देश है उसके बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? विंध्य पर्वतमाला। तो विंध्य पर्वतमाला जो है अपने भारत देश को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ। साउथ में क्या है? द्रविड़ जन स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े हैं कि इंडो यूरोपीय लोग जो है उत्तर में आके बसे थे, किधर? नॉर्थ में। और साउथ में जो यहाँ के पुराने वासी हैं भारत के, वो साउथ में रहते थे, जिन्हें द्रविड़ बोलते हैं। और इंडो यूरोपीय किधर थे? नॉर्थ में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अरबी लोग, जो यूनानी लोग थे पहले, वो भारत देश को किस नाम से पुकारते थे? सबसे पहले हम देखते हैं अरबी जो है हिंद से। अरबी भारत देश को क्या कहते थे? हिंद। और यूनानी क्या कहते थे? इंडे। तो इंडे से क्या बना? अंग्रेज आगे चल के इसे क्या बोले? इंडिया। और हिंद से आगे चल के इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। तो हमारे भारत देश का नाम इस तरीके से चेंज होते गया। ऐसे हमारे जो पहले लोग रहा करते थे भारत में, वो जम्बू द्वीप बुलाया करते थे। जम्बू द्वीप यानी जामुनों का द्वीप। यहाँ पे बहुत सारे जामुन के पेड़ थे, उस कारण से उनको जम्बू द्वीप का नाम में भी पड़ा हो। आर्यावर्त भी नाम था। तो चलिए आगे चलते हैं कि हिस्ट्री को जो है, भारत के इतिहास को, यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास को। तो भारत के इतिहास को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। किस लिए? ताकि हमको हिस्ट्री पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले इसे किस भाग में बांटा गया? तो इसे बोलते हैं प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत। तो भारत के पूरे इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। तो हम इनके समय का दायरा देखते हैं कि कब से कब तक प्राचीन भारत में आता है, आपके मध्यकालीन इतिहास कितने समय से है और आधुनिक भारत का इतिहास कब से कब तक है। सबसे पहले हम तारीखों के खेल को समझते हैं। ईसा का जब जन्म हुआ था, ये लकीर मान लीजिए उस समय का है। ईसा के जन्म से जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ती गई, उसे हम क्या मानते हैं? ईसवी। और इंग्लिश में एडी। और ईसा के जन्म से पहले के जितने साल गिनती होते हैं उसे हम लोग क्या मानते हैं? बीसी, यानी ईसा पूर्व। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि 600 बीसी, यानी ईसा का जब जन्म हुआ था उससे 600 साल पहले। और अगर हम बोलेंगे 600 एडी यानी ईसवी, तो 600 ईसवी कब? आपके ईसा के जन्म के 600 साल बाद। तो बस इतना ही अंतर है एडी और बीसी में। आगे हम देखते हैं कि हिस्ट्री को जो है, इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया, इसलिए ताकि हमको इतिहास पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि इतिहास में जो संस्कृति एक जो ढर्रा आया था, वो लगभग कमोबेश जो है इनके तीनों पार्ट में लगभग एक जैसा चला था। जैसे प्राचीन भारत में हम लोग देखते हैं हिंदू साम्राज्य का दौर था। मध्यकालीन भारत में कहीं ना कहीं एक इस्लामिक ज़्यादा प्रशासक एक्टिव थे। उसके बाद आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इतिहास को बांटा किसने? 3 भाग में। जर्मन के इतिहासकार एक थे, क्या नाम था उनका? क्रिस्टोफ सेलेरियस।
क्रिस्टोफ सेलेरियस ने भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा। आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किन्होंने किया, तो क्रिस्टोफ सेलेरियस ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो एनिशिएंट का टाइमिंग क्या है, यानी कितने समय को हम एनिशिएंट में गिनती करते हैं, कितने समय को मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में गिनते हैं, और कितने टाइम को हम लोग मॉडर्न में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 20 लाख BC यानी 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक, आप चाहे तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। 20 लाख ईसा पूर्व से, यानी ईसा के 20 लाख जन्म से 20 लाख पूर्व से लेकर 700 साल बाद तक, जन्म के 700 साल बाद तक, इस पूरे विवरण को हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। 700 साल के बाद से लेकर आपके मुगल वंश के पतन तक, उत्तर मुगल काल जो है आधुनिक भारत में आ जाता है, लेकिन बाकी जो औरंगजेब तक है वहाँ तक आपको किसमें पढ़ने को मिलेगा, मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत में। इसमें क्या है, 700 साल के बाद जो है इस्लामी आक्रांताओं का जो है उधर से आक्रमण होने लगा था भारत देश पे। आपको मध्य यूरोप से आने लगे थे, मोहम्मद गोरी, गजनबी इत्यादि कितना लुटेरे आए। और उसके बाद क्या है कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद लोदी, ये हमको पढ़ने को दिल्ली सल्तनत काल भी मेडाइवल में मिलेगा। उसके बाद मुगलों का आगमन भी मिलेगा, जिसमें हम औरंगजेब तक पढ़ेंगे, वो मध्यकालीन भारत में। उसके बाद से जब से अंग्रेजों का आगमन हुआ इंडिया में, वो आता है किसमें, आपको आधुनिक भारत में। और कब तक, 1947 तक। 1947 में एंड हो जाता है आधुनिक भारत। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे किससे, प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत समय मैंने बता दिया आपको 20 लाख BC से लेकर 700 साल तक, 700 साल ईस्वी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि स्रोत के आधार पे, स्रोत यानी सोर्स के आधार पे कितने भाग में बांटा गया है इतिहास को। ये तो हमने देख लिया कि पढ़ने के हिसाब से आपको जो सुविधा हुआ उसके आधार पे किस तरीके से बांटा गया। तो सोर्स के आधार पे कैसे बांटा गया, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, प्रागैतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। इन तीनों में समझते हैं। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, अब नोट डाउन बाद में कर लीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि उस समय के कोई भी लिखित साक्ष्य, जैसे आपको इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, सबसे पहले सोचिए, मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी करवाया। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत धर्म ग्रंथ से, मतलब पहले जो कुछ धर्म ग्रंथ लिखे थे, अलग अलग धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैसे बौद्ध धर्म का ग्रंथ था, उससे जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय, ये सब बौद्ध धर्म के जो जितना है वो सबके ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास के पुराने पुराने ग्रंथ हैं, उनसे भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातत्व के साक्ष्य, इनके अलावा पुरातत्व के मतलब मिट्टी, पुराना मिट्टी बर्तन बना हुआ, पुराने हथियार और हड्डियों का मिलना, तो पता चलता था कितने साल पुराने अगर घोड़ा थे तो अच्छा, तो घोड़ा का यूज हड़प्पा सभ्यता के करते थे, वैदिक सभ्यता का लोग करते थे। तो इनसे पुरातत्व साक्ष्य के मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन, सोना का सिक्का, ये सब किस में आता है, पुरातत्व के साथ। इनके अलावा एक और पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री जो एक देश से दूसरे देश भ्रमण करते थे, उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें हम किस समय को कहते हैं, वो है स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल का जो समय था उसके जो है लिखित साक्ष्य यानी हैंड रिटेन कोई भी हमारे पास मौजूद नहीं है। पुस्तक उस समय का कोई भी, या कोई भी पांडुलिपि, पांडुलिपि क्या होता है, हाथ के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो ना पांडुलिपि ना कुछ उस समय का मौजूद है। तो उसको हम पता कैसे लगाते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के हथियार, शिकार करने के लिए जो आदि मानव यूज करते थे, तो ये सब चीज़ के लिए जो हथियार यूज करते थे उससे हमको पता चलता प्रागैतिहासिक, उसमें पत्थर का यूज होता था प्रागैतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक जो है इसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, यानी उस समय के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसको पढ़ने की कला अभी तक हमारे पास नहीं है, यानी उस सभ्यता को, उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं आदि ऐतिहासिक काल का। तीसरा हम चलते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं, उनके बारे में हम जाने भी हैं, जैसे वैदिक काल से आगे की ओर। तो अब हम ये देखते हैं कि पाषाण काल किस में आता है, प्रागैतिहासिक में। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक में, जिसके यानी हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उस लिपि को पढ़ने की कला हमारे पास नहीं है। ऐतिहासिक काल वैदिक काल से आगे, तो इनका वर्गीकरण हमने समझा दिया। अब आगे हम चलते हैं
आपको पाषाण काल बताएंगे। पाषाण काल में क्या औजार थे, कब से कब तक, पाषाण काल को यानी स्टोन एज को कितने भाग में बांटा गया वो हम देखते हैं। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए पाषाण काल की ओर चलते हैं। आप इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट डाउन करने में सुविधा होगी। मैं हट जा रहा हूँ आगे से। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, प्रागैतिहासिक काल। उसके अंदर कौन सा आता है आपका, पाषाण काल यानी स्टोन एज। नेक्स्ट क्या था, आदिऐतिहासिक, हड़प्पा सभ्यता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद था ऐतिहासिक काल, जिसमें वैदिक काल से आगे की सारी घटनाएं आती है। आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो चलिए आगे हम देखते हैं। पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों भागों की हम सबसे पहले काल की गणना देखते हैं कि कौन सा भाग जो है कितने समय तक रहा। तो 20 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक, जैसा कि मैं बता चुका हूँ इतिहास की गणना 20 लाख बीसी से लेकर चलती है। 20 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। 12,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक आपको मध्य पाषाण काल, और नवपाषाण काल कब से माना जाता है, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। तो आप इनके नाम से भी देख सकते हैं कि पूरा पाषाणी, पूरा मतलब प्राचीन, मध्य मतलब पूरा के मतलब प्राचीन के बाद मध्य आएगा, और नव मतलब नया यानी आधुनिक। तो इन तीनों को इसी क्रम में, बढ़ते क्रम में बांटा गया है। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे ये 12,000 बीसी से 8,000 बीसी है, तो ये तो साल घट राजी नहीं। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट उल्टा चलता, क्योंकि ये ईसा के जन्म से पहले की तारीख है। 12,000 बीसी यानी ईसा के जन्म से 12,000 साल पहले। 8,000 बीसी यानी ईसा के जन्म से 8,000 साल पहले। तो दोनों के बीच में कितना, 4,000 साल का डिफरेंस है, यानी ये नज़दीक है ईसा के जन्म से, तो ये बढ़ती हुई तारीख है। और यही जब ईसा के जन्म के बाद एडी में जाएगा तो वो तारीख चेंज हो जाएगी, वो बढ़ने लगेगी। अब दूसरा कन्फ्यूजन आप लोग को हो सकता है कि मध्य पाषाण काल अगर 12,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक चला, तो ये नवपाषाण काल जो है ये 10,000 बीसी से कैसे शुरू हो गया, जबकि मध्य पाषाण काल आपको 8,000 बीसी तक ऑलरेडी चल रहा था। तो इसका ये कारण है कि नवपाषाण काल कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों में जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका था, लेकिन मध्य पाषाण काल जो ऑलरेडी चल रहा था 8,000 बीसी तक, और जीने का तरीका जो है नवपाषाण काल की ओर, ये आपको 10,000 बीसी में कई हिस्से में शुरू हो गया था। तो कई लोग मानते हैं कि 10,000 बीसी से इनका आगमन हो गया था। और आपको प्राचीन इतिहास में खास करके वैदिक काल से पहले के जो इतिहास हैं उसमें, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल के साक्ष्य के बारे में हमने बताया था कि उनके लिखित साक्ष्य हैं आदिऐतिहासिक के, प्रागैतिहासिक के तो लिखित साक्ष्य भी मौजूद नहीं है, और आदिऐतिहासिक के जो लिखित साक्ष्य मौजूद हैं वो भी पठनीय नहीं है, यानी पढ़ने लायक नहीं है। हम लोगों के पास उनकी भाषा को पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो उनके बारे में कोई लिखित साक्ष्य है नहीं। तो लिखित साक्ष्य अगर नहीं है तो हम लोग एग्जैक्ट डेट का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग इतिहासकार के डेट में थोड़ा सा आपको अंतर मिल सकता है। तो 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक नवपाषाण काल, और 4,000 से लेकर आगे तक की जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता की ओर चली जाती है, जो कि हम आगे में अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पूरा पाषाण काल के लक्षण को देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या था। उस समय के लोग आखेट पर निर्भर थे, यानी शिकार और खाद्य संग्राहक की भूमिका में भी थे। शिकार करके उसके मांस को या जिस तरीके से उसको संग्रह करके रखना। खाद्य संग्राहक से आप लोग ये मत समझिए कि वो लोग अनाज भी संग्रह करके रखते थे, क्योंकि कृषि जो है नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। तो कृषि अगर नहीं हुई थी तो अनाज संग्रह करने की बात नहीं है। मध्य पाषाण काल में उन्होंने एक आखेट और खाद्य संग्रह के साथ पशुपालन भूमिका में भी आए। क्यों, उनकी सबसे पहला पालतू पशु कौन सा बना आप लोग को भी पता है, कुत्ता हमारा जो है मानव का सबसे पहला पालतू पशु था। वो कौन सा मध्य पाषाण काल में उन्होंने पशुपालन सीखा। नवपाषाण काल में कृषि आई। कृषि के दौरान जो है उन्होंने समाज को बनाना सीखा। तो कृषि सबसे पहले इनके दिमाग में आया कहाँ से, तो ये लोग पहले तो घुमंतु बोटिया के आधार पे थे, घुमक्कर स्वभाव के थे, एक जगह से दूसरे जगह जाना, आखेट करना, फिर आगे बढ़ जाना, ऐसे करके इनकी दिनचर्या चलती थी। उन्होंने एक बार देखा कि पक्षी जो है जब उन्होंने विष्टा किया तो उनके द्वारा जो बीज गिरे थे ज़मीन पे, उनमें पानी पड़ने के बाद धीरे धीरे वो अंकुरित हुए और वृक्ष का रूप लिए या पौधे के रूप लिए। तो इनको पता चला कि अच्छा बीज जो है अंकुरित होकर एक पौधे का निर्माण करते हैं। उस समय से इनके दिमाग में कृषि का
उपाय सूझा और उन्होंने एक जगह पे टिकना शुरू कर दिया, क्योंकि कृषि के लिए जो है कोई 1 दिन 2 दिन का समय तो लगता नहीं है। अगर उन्होंने कृषि की तो उसके फसल कटने का इंतजार करेंगे, तो फसल कटने का समय मिनिमम ड्यूरेशन 2 से 3 महीने तो कहीं भी लगते हैं। तो इस तरीके इन्होंने एक जगह पे रुकना सीख लिया, किस कारण से? कृषि के कारण से। तो कृषि के कारण अब कहाँ रुकना पड़ेगा? तो देखते होंगे कि आप लोग जितना ही पुरातात्विक साक्ष्य मैक्सिमम आपको नदी किनारे मिले हैं, क्योंकि सिंचाई का साधन उसमें तो मोटर और बोरिंग था नहीं, तो उन्होंने लोग नदी से सिंचाई करते थे कृषि के लिए। तो जितने भी बस्ती आपको मिलेंगे कृषि के और पुरातात्विक साक्ष्य के, वो मिलेंगे नदी किनारे। दूसरा, पशुपालन तो उनके पास पहले से मध्यपाषाण काल से था, और समाज की उत्पत्ति हुई इसलिए क्योंकि उन्होंने कृषि करना शुरू किया। अब नॉर्मल सी बात है, कृषि करना शुरू किया, इनका 2-3 लोग का एक परिवार है, कुछ लोग और आए, अपने आदमी को देखा एक तरह के, तो उन्होंने वहाँ भी कृषि करना शुरू किया। एक एक करके 1 घर 2 घर 3 घर ऐसे करके बनते गए। उस समय भले ही लोग गुफा में रहते थे, तो इसी तरीके से एक स्थायी समाज का निर्माण हुआ, जो एक जगह रह के अपनी दिनचर्या को यापन करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो लोग औजार कौन सा यूज करते थे। पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट और सल्क नामक हथियार यूज करते थे। मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पत्थर के बने हुए हथियार। वहीं उसके आगे नवपाषाण काल में वो लोग सलेट के बने हुए हथियार यूज करते थे। तो तीनों जो आप देख रहे हैं एजेस को, तो तीनों एराज में हुआ क्या कि आपके जितने भी हथियार थे, हथियार पहले सबसे पहले भारी यूज होता था और तीक्ष्ण कम होते थे। उनका वजन घटते गया, यानी हथियार हल्के होते गए, साथ ही तीक्ष्ण होते गए, यानी पैने होते गए। तो इनमें क्या है कि हथियार क्यों, जैसे देखिए क्वार्टजाइट और सल्क। सल्क तो पूरी तरीके से एक पत्थर का बना, मान लीजिए एक लकड़ी ले लीजिए, उसमें पत्थर का एक नुकीला बना के आप उसको बांध के आप उसको सल्क बना सकते हैं। तो ये क्या एक भारी हथियार होता था। वहीं माइक्रोलिथ उससे हल्का हुआ, सलेट तो और भी हल्का होता है, आपको पता है, लेकिन ये लोग पैने होते गए, यानी धारदार हथियार के रूप में उन्नति करते गए। तो ये 3 जमाने के हैं, इनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सल्क जो है कब यूज होता था हथियार के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं कि इन तीनों काल में क्या क्या ऐसी उत्पत्ति हुई, क्या ऐसी खोज हुई जिन्होंने इनके समाज को एक नई दिशा दी और इनके दिनचर्या में क्रांति सी आ गई। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल में आग का खोज हुआ था। कहीं उन्होंने एक पत्थर टकराते देखा एक दूसरे पत्थर से, और उनसे जो चिंगारी निकली, उन्होंने चिंगारी ने जंगल में या सूखे पेड़ पौधे में आग पकड़ ली। तो आग का प्रयोग जो है उन्होंने मध्यपाषाण काल में सीखा, लेकिन खोज हो गया था पुरापाषाण काल में। अब आग का तो खोज हो गया, लेकिन मध्यपाषाण काल जाते जाते उसका यूज भी नहीं पता चल गया। पहले कच्चा मांस खाते थे, अब जब एक बार गलती से कोई मांस जल गया होगा आग के बीच में, उसके बाद उन्होंने भुना हुआ, जैसे कोई जंगली जानवर दौड़ते हुए निकल रहा था लेकिन आग के चपेट में आके जल गया, उसको उन्होंने खाया, उन्हें टेस्टी लगा वो चीज़। तो उनके पता चला कि अच्छा आग में भुनने से जानवर जो है टेस्टी होते हैं। तो उन्होंने खाना को पकाकर खाना शुरू किया। उस समय कोई हेल्थ और विटामिन उनको पता नहीं था कि पका हुआ भोजन जो पौष्टिक होता है। उन्होंने टेस्ट के आधार पे आग का प्रयोग सीखा था कि भून के खाने से टेस्टी रखते हैं। नवपाषाण काल में पहिया सबसे पहले इनकी जो एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी। पहिया से इसलिए क्योंकि एक गाड़ी का तो निर्माण हुआ ही, पहिया के बिना एक गाड़ी नहीं बन सकता है। उसके अलावा आप देखते हैं कुम्हार का जो चक्का होता है वो भी एक पहिया टाइप से होता है। तो और बहुत सारे यूज जो है, मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, कृषि में भी पहिया यूज है, क्योंकि जानवर जो हैं गाड़ी से जो बग्घी बनती थी उनके द्वारा जो है सामान लाने ले जाने में यूज होता है। समाज की भी जो खोज है नवपाषाण काल में भी हम पहले बता चुके हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल। इनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण स्थल किस रूप से हैं। तो आपको पहले बता चुके हैं कि पाषाण काल का तो कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इनकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। खुदाई करने से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, नरकंकाल, पशु के कंकाल मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सिक्के तो उस समय चलते नहीं थे, तो इन सब चीज़ जो मिले हैं उनसे इनकी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अतिरमपक्कम तमिलनाडु में और हथनौड़ा एमपी मध्य प्रदेश से खोपड़ी जो नरकंकाल का मिला है वो जो है आपको कहाँ पुरापाषाण काल की और बताता है उनके टाइमिंग से। दूसरा है भीमबेटका एमपी जो कि काफ़ी फेमस है, वहाँ से चित्रकारी मिली है तीनों काल की। पेंटिंग तो इस समय थी नहीं क्योंकि ये लोग एक आदिमानव के रूप में जी रहे थे, जीवन उतने उन्नत थे नहीं। आगे हड़प्पा सभ्यता से आगे चल के जो हड़प्पा सभ्यता या आपको वैदिक काल में जाकर चित्रकारी हुई, तो उस समय भीमबेटका में किन्होंने चित्रकारी की थी, उसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल से जानकारी मिलती है उस चित्रकारी को देखने के बाद कि उस समय कैसा जीवन और कैसा दिनचर्या उनका था। मिर्ज़ापुर यूपी से तीनों काल के औजार मिलते हैं।
क्वार्जाइट भी मिला वहाँ से, माइक्रोलिथ भी मिले और स्लेट के बने हुए पत्थर और उनके औजार भी मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्यपाषाण काल में चौपानी मंडो यूपी में एक जगह है, वहाँ से मृद भांड मिले यानी मिट्टी के बर्तन। दूसरा सरायन हाराय में यूपी में पड़ता है, बागौर राजस्थान में और आदमगढ़ एमपी में, वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कब के? मध्यपाषाण काल के। इसलिए हमने यहाँ पे पाषाण काल में आपको मध्यपाषाण काल में पशुपालन बताया था कि इसके पशुपालन होता था। नवपाषाण काल में बुर्जहोम कश्मीर से जो है गर्तवास की साक्ष्य मिलती। गर्तवास क्या होता है कि उसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, तो मालिक का भी कंकाल और साथ में कुत्ते को लिटाया गया था, उसका कंकाल एक साथ मिलता है। तो उससे हमें पता चलता है कि उस समय समाज का निर्माण होना शुरू, क्योंकि मालिक कुत्ता पाल रहा है यानी पशु मरा तभी तो, कोई अनजान कुत्ता को पकड़ के तो उनके साथ दफना नहीं देगा। साथ में और सारे कब्र मिले हैं, तो उससे साक्ष्य की पुष्टि होती है कि बहुत सारे लोगों की कब्र एक साथ है, यानी समाज का भी निर्माण नवपाषाण काल में शुरू हो चुका था। दूसरा है गुफा कराल कश्मीर में ही और चिरांद बिहार, ये 2 जगह से मुख्य रूप से, और भी बहुत सारी जगह हैं, वहाँ से मृद भांड मिले यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। किस समय के? नवपाषाण काल से। उसके बाद कोलडीहवा यूपी से, उत्तर प्रदेश से चावल उस समय साक्ष्य मिले यानी चावल की खेती होती थी। मेहरगढ़ पाकिस्तान से कृषि की यानी खेती करने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब पुरातात्विक स्थल जो हैं जिनसे हमें पाषाण काल की जानकारी मिलती है। आप इन्हें अच्छे से एक बार दिमाग में बैठा लें, क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन खास करके महत्वपूर्ण स्थल से और औजार से जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग इनको नोट कर लिए हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में कुछ और जानकारी देते हैं, उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता की ओर मूव कर जाएंगे। चलिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें हम आज बता दे रहे हैं, आगे हम कल के क्लास में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को। तो सबसे पहले हमने भी बताया था कि इतिहास को साक्ष्य के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मौजूद है, उन्हें पुरातात्विक साक्ष्यों की मदद से हम देखते हैं कि उस समय की दिनचर्या या क्या करते थे लोग उस समय के। तो उसके जनक किसको माना जाता है प्रागैतिहासिक काल के? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी के आपको 59 वाले ये में बीपीएससी में, रॉबर्ट ब्रूसफुट प्रागैतिहासिक काल के जनक। उसके बाद हम देखते हैं 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग में बांटा। किससे? प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक, तो आपने देखा क्या, प्रागैतिहासिक काल को भी पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग में बांटा। और पाषाण काल को हमने देख लिया। कांस्य काल में सबसे पहले हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि तांबा सबसे पहला धातु था, लोहा उसके बाद में आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के द्वारा यूज किया गया सबसे पहला धातु कौन सा था, तो वो कौन सा था? तांबा यानी कांस्य। उसके बाद लौह युग आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक किनको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के जनक थे। मानव, हम देखते हैं ये मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु कौन सा है? तांबा है। पहला औजार कौन सा है? कुल्हाड़ी है। बता चुके हैं कि पहला पशु भी कौन सा था? कुत्ता था। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि सबसे पहले कि भारतीय इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उसके बाद हमने देखा कि प्राचीन भारत में जो है किस समय कौन सा एज था, जैसे सबसे पहले पाषाण काल, उसके बाद आपको आगे बढ़ने पे कांस्य युग, उसके बाद लौह युग, ये प्रागैतिहासिक काल में आते थे। उसके बाद आधैतिहासिक और उसके बाद के समय को ऐतिहासिक काल देखते हैं। अब इसमें पाषाण काल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि क्या लक्षण थे उस समय, क्या यूज किया जाता था हथियार में, खोज क्या क्या उनकी महत्वपूर्ण थी, किस किस पुरातात्विक स्थल से हैं, उनके विवरण मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।